भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। गंगा पर्यावरण जागरूकता अभियान सही सम्मान पदयात्रा पर निकले प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्र यादव हरिद्वार से गंगा सागर बाएं तट से, गंगा सागर से गंगोत्री दाएं तट से कर रहे हैं पदयात्रा। चंडी घाट से 13 दिसंबर 2023 से 13:13 पर 13 सेकंड से शुरू पदयात्रा। गंगोत्री से गंगा सागर तक पदयात्रा पूर्ण करने के बाद गंगा सागर से गंगोत्री के लिए दाएं तट से पैदल यात्रा करते हुए हरिद्वार तक पहुंचे हैं। बरसात होने के कारण उत्तराखंड सरकार ने अभी आगे जाने की इजाज़त नहीं दी है। उत्तराखंड सरकार का आदेश मिलते ही वह अपनी यात्रा जारी कर गंगोत्री पहुंचेंगे। गंगोत्री से केदारनाथ बद्रीनाथ होते हुए हरिद्वार पहुंचकर वह गंगा के दोनों तटों की पदयात्रा पूर्ण करेंगे। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य भूवर्ग में गिरते जलस्तर एवं अन्य पर्यावरण संबंधी जानकारियां जुटाना है। इससे पहले प्रोफेसर योगेंद्र यादव कई विश्वविद्यालयों के डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर पद पर रह चुके हैं। विभिन्न विषयों पर उनके हजारों की संख्या में लेख प्रकाशित भी हो चुके हैं। जी, क्या नाम है आपका? प्रोफेसर योगेंद्र यादव। प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी। क्या कहीं आप किसी डिग्री कॉलेज में हैं? नहीं, हम डिग्री कॉलेज में रहे, कानपुर विश्वविद्यालय के डिग्री कॉलेज में, चौधरी चरण सिंह पीजी कॉलेज इटावा में, और इसके बाद जो प्रोफेसर बन कर के चले गए थे महाराष्ट्र, गुजरात विद्यापीठ की वहाँ एक पीठ, एक संस्थान है, उसमें जो है हम प्रोफेसर रहे। आपने ये गेरुआ वस्त्र धारण किया हुआ है, क्या है मामला? दरअसल इस गेरुआ वस्त्र का जो कारण है वो है कि एक तरफ जो है कुछ आध्यात्मिक विकास भी होता गया, इसलिए ये वस्त्र परिवर्तित होते गए। आप गंगा परिक्रमा यात्रा आपने शुरू की थी हरिद्वार से। जी। ये यात्रा का कहाँ से स्टार्ट की और कहाँ तक आपकी यात्रा? दरअसल ये गंगा पर्यावरण जागरूकता अभियान सहित सम्मान पदयात्रा के नाम से ये गंगा परिक्रमा शुरू हुई और 13 दिसंबर को 13:13 पर हरिद्वार के चंडी घाट से गंगा के बाएं तट से होकर के यात्रा गंगा सागर पहुंची और गंगा सागर से फिर जो है हरिद्वार तक पहुंच चुकी है। चूँकि इस समय बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है, इसलिए हरिद्वार प्रशासन ने, उत्तराखंड प्रशासन ने और वहाँ की सरकार ने जो है वो रोक दिया इस यात्रा को, इसलिए यात्रा अभी रुकी हुई है। जैसे ही बारिश ख़त्म होगी वैसे ही यात्रा पुनः ऋषिकेश से जो है गोमुख तक जाएगी और गोमुख से नीचे आएगी, फिर वहाँ से बद्रीनाथ और केदारनाथ करते हुए फिर ये हरिद्वार आएगी और यात्रा समाप्त होगी। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? इस यात्रा का उद्देश्य, चूँकि एक पहले भी हम गंगा इसी नाम से जो है यात्रा गंगा परिक्रमा कर चुके हैं, तो इस यात्रा का भी उद्देश्य वही है जो पहले था, लेकिन इस यात्रा में उद्देश्य थोड़ा सा बदला है। दरअसल आपने देखा होगा कि बहुत तेज़ी से भूगर्भ जल नीचे जा रहा है। जब हमने ये सोचा और इस पर विचार किया तो हमें लगा कि ऐसा कोई प्रोसेस तो होगा जो प्रोसेस के द्वारा जो है ये गंगा जल रिचार्ज होता रहा। फिर हमने बहुत अध्ययन किया और पाया कि जो भूगर्भ जल रिचार्ज करने की प्रक्रिया होती है वो गंगा और उसकी सहायक नदियों से ही होती है। इसके बाद हमने इस दृष्टिकोण से गंगा पर्यावरण जागरूकता अभियान सहित सम्मान पदयात्रा जो शुरू की। लोगों से बातचीत भी करते रहे, वहाँ कितना जलस्तर नीचे गया है, नहीं गया है, जलस्तर कितना ऊंचा आ जाता है बारिश के बाद, ये सारे आंकड़े भी इकट्ठे किए, लोगों को समझाया भी कि जो पिछली सभ्यताएं रही हैं, चाहे वो हड़प्पा की सभ्यता रही हो, मोहनजोदड़ो की सभ्यता रही हो, सिंध की सभ्यता रही हो, ये सारी सभ्यताएं इसलिए समाप्त हो गई थी क्योंकि कहीं न कहीं लोगों को पीने के लिए जल नहीं मिला और नदियाँ इतनी उत्तरी हो गई थी कि जब पहाड़ों से भयंकर बारिश हुई, बादल फटे, तो पूरा का पूरा जो लोग बचे हुए थे वो उसके प्रवाह में बाढ़ में बह गए। तो ये समझाने की कोशिश की कि जो जल आप बहुत तेज़ी से, चाहे वो सबमर्सिबल के द्वारा हो, चाहे वो हैंडपाइप के द्वारा हो, जो आप बहाते हैं आप उतना ही लें जितना उसका उपयोग हो, जिससे कुछ समय तक जो है आपकी संतानें, आपकी जो संतानें हैं, आने वाली संतानें हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इस पृथ्वी पर जिंदा रह सकें। सरकार भी प्रयास कर रही है इस ओर,
सरकार का प्रयास कितना आपको सार्थक लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि भूगर्भ जल को उच्च करने के लिए जो सरकार की तरफ से प्रयास हो रहे हैं, वो धन का आवंटन तो कर देती है, लेकिन जो प्रकृति का स्वरूप है, उस प्रकृति के स्वरूप में उसको नहीं ले पा रही है। इस वजह से जो है, जैसे उन्होंने तालाब गांव-गांव खुदवाए, लेकिन तालाब को उन्होंने क्या बना दिया, तालाब बना दिया, पोखर बना दिया। जबकि हमारे यहाँ जो प्राकृतिक पोखर थे, जिसमें गाँव के जल स्तर मेंटेन होता था, पशु पक्षी पानी पीते थे, गांव की भैंसें और गांव को स्नान कराया जाता था, बच्चे उसमें कूद-कूद करके नहाते थे। अब वो जो तालाब की संकल्पना है, उसमें पानी आप भर दीजिए तो साल 2 साल 6 महीने के बाद वो सड़ जाता है और न वो पीने लायक रह जाता है, न उससे भूगर्भ जल रिचार्ज होता है और न नहाने लायक रह जाता है। तो हमें अगर इस तरह की परियोजनाएं बनानी हैं और धन आवंटित करना, तो सरकार को ये भी होना चाहिए कि वो उसी तरह से बनाए जिस तरह से प्रकृति ने एक रास्ता दिखाया है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में 2 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, अगर जो सरकारों जैसे हमने होश संभाला है, अगर उस तब से ही देख लें हम कि सरकारें हर साल 2 करोड़, 4 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख पौधे लगाती हैं। अगर वो पौधे लगे होते तो निश्चित रूप से जो पर्यावरण की समस्या है, वो समस्या न होती। दरअसल वो पौधे लगाते हैं लेकिन उनका संरक्षण नहीं कर पाते हैं, इसलिए जितने पौधे लगते हैं उसमें से मुश्किल से 2% 5% ही पौधे बच पाते हैं, और वो भी जो है जब बड़े होते हैं तो लोग उसकी भी कटाई कर करके जो ले जाते हैं। तो इस वजह से पौधे लगाए तो जाते हैं लेकिन उनका संरक्षण न होने के कारण वो प्रकाश में नहीं आ पाते। आप प्रोफेसर रहे हैं, जो आज की युवा पीढ़ी है उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? दरअसल युवा पीढ़ी को हम यही संदेश देंगे कि वो सकारात्मक सोचे, और सकारात्मक सोचने के साथ साथ वो अपने परिवार के साथ, समाज के साथ, राष्ट्र के साथ, ज़िले के साथ, अपने लोगों के साथ उत्तम व्यवहार कैसे करें, सबका जीवन सुखी कैसे हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः की संकल्पना को साकार करें, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है बड़ा सोचेगी। तो एक तो वो जो मानसिक रोगी लोग हो रहे हैं, उससे उसको जो है निजात मिलेगी। वो अच्छा सोचेंगे तो जो भी कुछ करेंगे वो अच्छा करेंगे, चाहे वो किसानी हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो नौकरी हो। धन्यवाद।